औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी यानी एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस, और ये CSS 2026 में पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या इंग्लिश ऐसे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप फैक्ट जो कोर्ट इकोनॉमिक्स वो कहते हैं कि एक फैक्ट जो है वो आया है सन 2024 में पाकिस्तान ने कर्ज़ों की अदायगी पर इतनी रकम खर्च की जो दफ़ा, तालीम और हेल्थ तीनों के मजमूमे से भी ज़्यादा थी। ये एक सिर्फ फैक्ट नहीं है बल्कि पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी के बहरान का सबसे बड़ा तलख सबूत है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लेक्चर आपका डिज़ाइन किया है ताकि आप नेक्स्ट CSS में, पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में या इंग्लिश ऐसे में आए तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप बताएंगे पाकिस्तान एक्सटर्नल डेप्थ ओवरव्यू, कि पाकिस्तान का जो चार्ट है वो एक्सटर्नल डेप्थ ओवरव्यू में कैसा है। उसके बाद IMF प्रोग्राम्स एंड देयर कंडीशनैलिटीज़, कि उनकी शराइत कौन कौन सी है। IMF प्रोग्राम हमें पैसे तो देता है तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। उसके बाद देखते हैं कि बाईलैटरल पार्टनर्स एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि जो हमें जो सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, USA हमें जो लोन देता है उसके ऊपर उनकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है, उनके क्या मफादात होते हैं। ऐसे कोई भी किसी को लोन नहीं देता। उसके बाद केस स्टडी बताएंगे कि हमारी सोनिटी को, हमारी जो इकोनॉमिक सोनिटी को कैसे डेप्ट क्राइसिस ने हमें, हमारी सोनिटी को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद बताएंगे कि एक्सटर्नल डेप्ट क्राइसिस की काजेज क्या है, कि हम डेप्ट हम लेते क्यों हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि थ्रेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और डेप्ट जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कैसे खतरनाक है, उससे हमें कौन कौन से खतरात लाहिक हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हम एक्सटर्नल लोन लेते हैं उनको हम कैसे अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बताएंगे। और एंड पे हम बताएंगे कि पॉलिसी और एक्शनेबल रिकमेंडेशन कौन कौन सी हैं, कि हम ऐसे कौन से कौन कौन से एक्शन लें जिससे जो हमारा जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो क्राइसिस कम से कम हो और हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है हम उसको अचीव कर सकें। और एंड पे हम बताएंगे आपके लिए रैपिड फायर MCQ यानी क्विक रिवीजन ऑफ द लेक्चर, कि हम उस 2 मिनट में हम पूरे लेक्चर को कंक्लूजन जो हमारा होगा हम उसका रिवीजन करेंगे। तो ये होगी आपकी आउटलाइन। पेपर जब भी आपने कोई अटैम्प्ट करना है उसकी हमेशा आपने आउटलाइन बनानी है, ताकि आपको जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तो आपके दिमाग में नॉलेज तो होता, पॉइंट्स तो होते हैं, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो वो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली गुम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब सबसे पहले आपने किसी भी क्वेश्चन की आउटलाइन बनानी है। और अगर आप हमारे चैनल द लर्नर पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS 2026 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं। इसी पैटर्न की प्रॉपर आउटलाइन दी जाएगी आपको। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं स्लाइड में बताया जाएगा, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपकी हेडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद हर पॉइंट के साथ आपको प्रॉपर फैक्ट मिलेगा, ताकि आपको किसी अखबार या वो कहते हैं जो उनके जो आते हैं मैगजीन आते हैं उनसे ना पढ़ना पड़े, जस्ट आप लेक्चर सुने और आपके प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडी हो जाएं। तो अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर का हमेशा स्टार्ट आपने ऐसे करना है, उसमें कोई ना कोई आपने प्रॉपर फैक्ट देना है। तो इसका जो प्रॉपर फैक्ट है वो है 2024 में पाकिस्तान ने कर्जों की अदायगी पर इतनी रकम खर्च की जो डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ तीनों के मजमूए से भी ज़्यादा थी।
जब आपने ये पहले कोट बतानी है इंट्रोडक्शन के शुरू में, ये आपने ये फैक्ट देना है। उसके बाद आप पहला पॉइंट है डेप्ट ओवर डिपेंडेंस वीकन्स प्लेसिड फ्रीडम्स। जब रियासत अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैरूनी कर्जों पर मुस्तकिल इंतसार करती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है, तो उसका फैसला साजी की ताकत महदूद हो जाती है। उसके बाद नंबर 200 पॉइंट है IMF स्टेबलाइजेशन कम्स विद टफ कंडीशंस। अगरचा IMF माशी इस्तेकाम के लिए इमदाद देता है, मगर उसके साथ बहुत ज़्यादा टफ शराइत भी लाहिक करता है। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है वो है बाइलैटरल लैंडर्स शेप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। चीन, सऊदी अरेबिया, UAE जैसे ममालिक माली इमदाद के बदले में जियोस्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक पॉलिटिक्स, सरमायादारी की तरजीहात और इलाकाई शराकत दारी से मुतल्लिक पर असर रसूख रखते हैं। उसके बाद नंबर 3 है पाकिस्तान ट्रैप्ड बिटवीन सर्वाइवल एंड ऑटोनमी। पाकिस्तान की मुल्की माशत को फौरी सहारा देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर बेल आउट और कर्ज खुद मुख्तियारी की कीमत पर आता है। हमारी जो ऑटोनमी है वो हमेशा बेल आउट पैकेज से आती है। ये पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहाँ उसे माशत को बचाने और पुलिस आज़ाद रखने के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है कि वो सरवाइव कर ले या फिर ऑटोनमी मेंटेन कर ले। तो फिर हम अपनी ऑटोनमी को सेक्रीफाइस करते हैं और सर्वाइवल पर इन्हसार करते हैं। नंबर 4 पॉइंट है रिफॉर्म क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म सॉवरेनिटी। लॉन्ग टर्म सॉवरेनिटी को सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब क्रूशियल रिफॉर्म्स किए जाएं, जैसे टैक्स नेट वसी किया जाए, पैदावार बढ़े, खसारे कम हों और तवानाई और गवर्नेंस में रिफॉर्म्स किए जाएं। ये हो गया आपके पूरे लेक्चर का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, यानी इसमें हम क्या क्या करेंगे। पहले ओवर डिपेंडेंस वो बताएंगे, उसके बाद IMF का बताया, फिर हमने बायलैटरल बताया, फिर ड्रैप पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है वो बता दिया, और फिर रिफॉर्म। ये जो आपका इंट्रोडक्शन है पूरी आंसर का आपका वो कहते हैं इंट्रोडक्शन हो गया। तो अभी हम चलते हैं पाकिस्तान एक्सटर्नल डेप्ट ओवरव्यू। सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग एक्सटर्नल डेप्ट अबव सस्टेनेबल लिमिट्स। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो सस्टेनेबल लिमिट से तजावुज़ कर रहा है या कर चुका है, जिससे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ गया है। हमारी इकानमी कर्जे से चलने लगी है, तो जिसकी वजह से हमारी तरक्की रुक गई है। इसका आपका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान एक्सटर्नल डेप्ट क्रॉस्ड $130 बिलियन बाई 2024। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक्सटर्नल डेप्ट क्रॉस्ड 13 बिलियन बाई 2014। नंबर 2 पॉइंट है वो है हैवी रिलायंस ऑन IMF चाइना GCC पार्टनर्स। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स ज़रूरतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि IMF प्रोग्राम्स चीनी सपोर्ट और जो GCC पार्टनर्स के रोल ओवर से माशत को सहारा दे रहे हैं। अगर ये IMF चाइना और ये GCC में पार्टनर होते, हमारी जो इकॉनमी है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चली जाएगी। ये हमारी डिपेंडेंस इन पे हैवी रिलायंस है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक फैसलों पर असर रसूख बढ़ाती है इनका। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। IMF प्रोग्राम्स रिशेप ए कंट्रीज फिस्कल चॉइसेस फॉर ईयर्स। नंबर 3 जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो है शॉर्ट टर्म लोन्स डोमिनेट डेप्ट स्ट्रक्चर। पाकिस्तान के कर्जों में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का तनासुब ज़्यादा है, जिससे हर साल बारी अदायगी का दबाव बढ़ जाता है। ये स्ट्रक्चर माशत को गैर यकीनी, वीक और मुसलसल बेल आउट्स की मोहताज बना रही है।
तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें जो दी है। हार्वर्ड इकोनॉमिक रिव्यू ने बताया पाकिस्तान के बारे में, शॉर्ट टर्म डेप्ट इज द फास्टेस्ट रोड टू फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी। तो ये हार्वर्ड इकोनॉमिक रिव्यू ने कहा है। नंबर 4 है वीक एक्सपोर्ट्स वर्सन रीपेमेंट कैपेसिटी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कमज़ोर एक्सपोर्ट्स और लिमिटेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला कमाई को कम रखते हैं, यानी जो हमारी जो अर्निंग्स हैं वो कम हैं, जिससे कर्जा अदायगी की सलाहियत मज़ीद मुतासर होती है। दरामदी यानी जो हमारे इम्पोर्ट्स इंसार बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट बार बार बुरहान का करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना रहता है। जब हम तो एक्सपोर्ट्स कम करते हैं जिससे हमारी अर्निंग कम होती है, और हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उसके बाद हम जो कर्जे पे करने तो फिर भी जो कमाए हुए पैसे होते हैं उनको कर्जे अदा करने के लिए लगा देते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स रिमेन स्टक अराउंड $30 बिलियन। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स रिमेन स्टक अराउंड $30 बिलियन। ये किसने कहा? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेप्ट ओवरव्यू। अभी हम चलते हैं कि IMF प्रोग्राम हमें जो देता है उसके हमारे कौन कौन सी शर्तें आती हैं। आइए तो सबसे पहला पॉइंट है वो है फिस्कल टाइटनिंग टैक्स सब्सिडाइज रिमूवल्स। IMF प्रोग्राम तो मुझे देता है, मैं सबको बता दें कंडीशंस कौन सी आती हैं। पहले होती है फिस्कल टाइटनिंग टैक्सेस सब्सिडी रिमूवल्स। IMF की जो मालियाती सख्ती के तहत जो वो देता है, शर्तें देता है, उसमें हुकूमत को नई टैक्स बढ़ाने, नई लेवीज लगाने और सब्सिडीज कम करने पर मजबूर किया जाता है। इससे महंगाई बढ़ती है, कारोबारी लागत में इजाफा होता है और अवामी नाराज़गी जन्म लेती है, मगर फिस्कल हिला पूरा होता है, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो पूरा होता है। पहले जो शर्त लगाते हैं वो टैक्सेस बढ़ाओ, सब्सिडीज कम करो, लेवीज बढ़ाओ। जैसे पेट्रोल का अगर हमारे एक डीजल पेट्रोल वो हम ले रहे हैं, फैक्ट नोट करें, तो इसका जो फैक्ट है वो है पाकिस्तान रेज GST टू 18% अंडर IMF कंडीशंस इन 2023 to 24। नंबर दूसरी जो कंडीशन लगाते हैं वह मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। IMF रुपए की कदर को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ने की शर्त रखता है, जिससे अचानक डिवैल्यूएशन होती है, दरामदी कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई में तेज़ी आती है और माशत को झटके लगते हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होता है। तो इसका जो फैक्ट नोट कर लें, रुपी डिप्रिशिएटेड ओवर 35%। पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएटेड ओवर 35% ड्यूरिंग मार्केट बेस्ड एडजस्टमेंट इन 2022 to 24। उसके बाद नंबर 4 है वो है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, एनर्जी, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज एंड गवर्नेंस। IMF स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का मुतालबा करता है, जिसमें बिजली के टैरिफ में इजाफा, नुकसानात कम किए जाएं, जो हमारी स्टेट ऑन नुकसान चाहिए उनको प्राइवेटाइज करने के लिए बताता है, सरकारी इदारों की प्राइवेटाइज या रिस्ट्रक्चरिंग और गवर्नेंस बेहतर बनाना शामिल हैं। ये इस्लाहात बहरान कम करती हैं, मगर रियासती सियासी मसामत हमेशा बढ़ा देती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, SU रिफॉर्म्स आर द बैकबोन ऑफ द लॉन्ग टर्म फिजिकल स्टेबिलिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक स्टेट ऑन एंटरप्राइज रिफॉर्म्स आर द बैकबोन ऑफ द लॉन्ग टर्म फिजिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद नंबर 4 जो उनकी कंडीशन होती है वो है फ्रीक्वेंट प्रोग्राम इंटरप्शंस क्रिएट इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम 12 बार मुअत्तल यानी कैंसिल हो जाते हैं, इंटरप्शन
हो जाती है, क्योंकि हुकूमती कमज़ोरी, सियासी अदम इस्तेकाम और शराइत पर अमल दरामद में रुकावटें सामने आती हैं। नतीजा अनसर्टेनिटी बढ़ती है, सरमायाकारी कम होती और फाइनेंसिंग गैप बढ़ जाता है। तो ये जो डिसरप्शन होती है उसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हैज़ कंप्लीटेड ओनली 1 आउट ऑफ 23 IMF प्रोग्राम्स फुली। ये किसने कहा? ये IM एवेलुएशन 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद ये थी आपकी IMF प्रोग्राम और उनकी कंडीशनैलिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कर्जा पूरा करने के लिए बायलैटरल पार्टनर आते हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया। तो वो कैसे करते हैं? वो सबसे पहले है चाइना, CPEC लोन्स एंड रीफाइनेंसिंग सपोर्ट। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दो तरफा बायलैटरल कर्जादार है। CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और ट्रांसपोर्ट मंसूबे ने माली बोझ बढ़ाया, मगर चीन मुसलसल कर्जे, रीफाइनेंसिंग और रोल ओवर से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में अहम किरदार अदा करता रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। चाइना रोल्ड ओवर, यानी चाइना ने पैसे जो हैं उसको रीशेड्यूल कर दिया, रोल्ड ओवर more than 5 billion for Pakistan during 2023 to 24। इसका नंबर 2 है सऊदी अरेबिया, डिपॉजिट्स ऑयल फैसिलिटीज़। सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक डिपॉजिट और जो ऑयल की अदायगी हैं पर तेल की सहूलतें फराहम करता है, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फौरी सहारा देता है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं उसमें वो पैसे डिपॉजिट करता है सऊदी अरेबिया। ये सपोर्ट कलील शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है, मगर माली इंसार को मज़ीद गहरा भी करती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। सऊदी अरेबिया मेंटेन $3 बिलियन डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान थ्रू आउट 2024। उसके बाद नंबर 3 है वो है UAE बैलेंस ऑफ पेमेंट्स असिस्टेंस फंड। UAE हंगामी अदायगियों, डिपॉजिट्स और सरमायाकारी के वादों के जरिए पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहरान को कम करता है, मगर इस मदद के साथ ज़्यादातर तजारती रिसाई, सरमायाकारी मराआत और स्ट्रेटेजिक ताउन की तवक्कुआत जुड़ी होती हैं। तो इसके बारे में जो हमारा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है वो क्या कहता है? फाइनेंशियल एड फ्रॉम गल्फ पार्टनर्स ऑलवेज कैरीज स्ट्रेटेजिक अंडरटोन्स। और चौथा आता है कतर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग। कतर ज़्यादातर सरमायाकारी से लिंक्ड माली जो कहते हैं माली मदद करता है, ख़ास तौर पर एनर्जी, पोर्ट्स और एविएशन मंसूबे में दिलचस्पी रखता है। इसकी सपोर्ट कर्ज कम करने में मदद देती है, मगर बदले में लॉन्ग टर्म में साथ जाती रसाई चाहते हैं। और हमने कहता है कि लीज पे दे दिया है, तो जो कतर है वो हमसे लीज पे चीज़ें ले लेता है, जैसे मोटर लीज पे ले ली, वो एविएशन जो हवाई अड्डे इलामा इकबाल जो है इस तरह के कराची एयरपोर्ट्स हो गए, इलामा इकबाल एयरपोर्ट्स उनको लीज पे ले लेते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। कतर एक्सप्लोर ए पोटेंशियल $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एयरपोर्ट्स एंड LNG सेक्टर। तो ये वो कहता है कि जो बायलर में पैसे देने का अपने उनके मोटिव होते हैं। अभी हम देखते हैं कि केस स्टडी जब जो इनके IMF के जो कर्जे हैं और बायलैटरल कर्जे हैं वो हमारी सॉवरेनिटी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला केस स्टडी है IMF सब्सिडी कट स्पार्क एनर्जी प्राइस शॉक्स। IMF की शर्त के तहत सब्सिडीज ख़त्म होने से बिजली और गैस के जो टैरिफ यानी जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई।
इस झटके ने महंगाई बढ़ाई, सन्नत की लागत यानी जो सनती जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ाई, और घरेलू सार्फिन की जो क़ुव्वत ख़रीद है, जो बाइंग कैपेसिटी है, उसको शदीद मुतासर किया, जिससे माशी दबाव मज़ीद बढ़ा। इसका फैक्ट नोट कर लें। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन पाकिस्तान इंक्रीज बाई ओवर 70% ड्यूरिंग IMF ड्रीवन एडजस्टमेंट 2022 टू 24। उसके बाद नंबर 30 है सी पैक रीपेमेंट प्रेशर शेपिंग पॉलिसी प्योरिटीज़। सी पैक के कर्जों के रीपेमेंट ने पाकिस्तान की पॉलिसी प्योरिटीज़ पर बराह रास्त असर डाला, जहां बिजली टैरिफ, ट्रांसपोर्ट कास्ट और रीफाइनेंसिंग मज़ाकरात हुकूमती एजेंडे का मरकज़ बन गए। ये दबाव सरमायाकारी और मुस्तकबिल के फैसलों को महदूद करता है। ये रीपैकेट उससे वो जो हमें चाइना जैसे चाहे हमेशा हमारे साथ वो कहे कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इसको रोल ओवर करते हैं, तो हम फिर तो हमारे पास पैसे होते नहीं, फिर वो कहते हैं कि आप जैसे कहते हैं हम आप करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट वो है बाइलैटरल डिपॉजिट्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। सऊदी अरेबिया, चीन, UAE और कतर के डिपॉजिट पाकिस्तान को फौरी रिलीफ तो देते हैं, मगर इसके बदले में डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस, इलाकाई पॉलिसी में हम हार्मनी और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ में तब्दीली की तवक्कात भी बढ़ जाती हैं, जिससे खुद मुख्तारी मुतासर होती है कि जब वो पैसे रखते हैं वो कहते हैं कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना, इनके साथ ताल्लुकात बनाने और इनके साथ नहीं बनाने, जिससे उसकी हमारी जो इकनॉमी जो हमारी सोवरेनिटी है वो सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचता है या कमज़ोर होती हैं। तो इसके ये तो हो गया हमारी केस स्टडीज। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस की मेन वजूहात क्या है। जो सबसे पहली जो मेन वजह है वो है परसिस्टेंट करंट अकाउंट एंड ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान कई दहाइयों से दराम यानी इंपोर्ट्स ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है, जिसके बैस करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट का खसारा बढ़ता जा रहा है। इस अदम तवाज़ुन को पुर करने के लिए महंगे बैरूनी कर्जे लिए जाते हैं, जो आखिरकार मईशत की स्टेबिलिटी और खुद मुख्तारी को कमज़ोर होने से बचाएं। इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट एक्सीडेड $24 बिलियन इन 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023। नंबर 2 जो काज है वो है नैरो टैक्स बेस एंड लो रेवेन्यू। टैक्स नेट महदूद होने के बैस हुकूमत अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर्ज पर इन्हसार करती है। उसके बाद रेवेन्यू का जो GDP में भी कम हिस्सा तरक्याती तरजीहात अखराजात कम करता है, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और कर्जे की तलब मुसलसल बढ़ती रहती है। जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसको पूरा करने के लिए हम बाहर से लोन लेंगे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान टैक्स टू GDP रेशो रिमेन्स अराउंड 9 to 10% अमंग द लोवेस्ट इन द एशिया। उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंट ग्रोथ विदाउट एक्सपोर्ट बेस। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ज़्यादातर इंपोर्टेड मशीनरी, इंजन और रॉ मटेरियल पर कायम है, जबकि एक्सपोर्ट्स सनती बुनियाद जो हमारी एक्सपोर्ट बेस है कमज़ोर होने की वजह से महदूद है। नतीजा जितना ज़्यादा मुल्क बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से दरामदी बिल और कर्जे की जरूरत बढ़ती है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो उसको पूरा करने के एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, जिस वजह से हमें फिर लोन लेके उसको पेमेंट करनी पड़ती है। इसका फैक्ट नोट कर लें। Over 60% of Pakistan imports relate to fuel, machinery and raw materials. नंबर 4 पॉइंट है वो है एनर्जी इनएफिशिएंसी इन्फ्लेटिंग सर्कुलर डेप्थ। तवानाई के शोबे में नुकसानात, चोरी, कम वसूली और महंगे पावर प्लांट्स ने
सर्कुलर डेप्ट को खतरनाक हद तक पहुंचा दिया है। ये बोझ फिस्कल डेफिसिट बढ़ाता है, आईएमएफ शराइत सख्त करता है और बैरूनी कर्जे पर इन्हिसार बढ़ाता है। आईएमएफ तो कहता है भाई हमने आपको इतने 100 रुपया दिए हैं तो आपने इस साल हमें 25 रुपये कमा के देने हैं। ये आपको सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। तो ये फैक्ट नोट, पाकिस्तान इनएफिशिएंसीज इन पाकिस्तान बिगेस्ट फिस्कल लीक, एनर्जी इनएफिशिएंसी इज पाकिस्तान बिगेस्ट फिस्कल लीक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है। ये 5वां काज वो है वीक गवर्नेंस एंड पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, बार बार पॉलिसी तब्दीलियाँ, जो पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं। हुकूमतें कमज़ोर हैं, इदाराती अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम माशी फ़ैसलों को गैर यकीनी बनाता है। जब इस रिफॉर्म्स अधूरी रहती हैं तो माली ज़रूरियात बढ़ती हैं और हुकूमत बार बार बैरूनी कर्ज़ों पर डिपेंडेंस होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हैज़ चेंज्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स 8 टाइम्स बिटवीन 2018 to 2024। उसके बाद नंबर 6 जो मेन वजह है वो है ग्लोबल शॉक्स वर्सनिंग फाइनेंसिंग नीड्स। ग्लोबल शॉक्स वर्सनिंग यानी बुरा कर रही हैं फाइनेंसिंग नीड्स। कोविड-19, यूक्रेन वार, ग्लोबल पॉलिटिक्स और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल, उसके बाद इकोनॉमिक नीड्स और कर्ज अदायगी के दबाव को बढ़ाया है। उसके बाद बैरूनी झटके मुल्क की कमज़ोर मईशत को मज़ीद नाजुक बना देते हैं। इसका फैक्ट नोट कर लें। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस रोज ओवर 40% आफ्टर द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ये तो हो गई आपकी मेन काजेज ऑफ डेप्ट क्राइसिस। तो अभी हम चलते हैं थ्रेट्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, जो हम कर्जा ले रहे हैं वो हमारे लिए किस तरह खतरनाक हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है पॉलिसी डिक्टेटेड बाय द एक्सटर्नल लैंडर्स टर्म्स। पाकिस्तान की माशी पॉलिसियाँ अंदरूनी ज़रूरियात की बजाय बैरूनी लैंडर्स के मंसूबों के मुताबिक चलती हैं। टैक्स पॉलिसी, बिजली की कीमत, सब्सिडीज़ और करेंसी कंट्रोल सब आईएमएफ और दो तरफा शराइत के तहत मुतय्यन होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है करेंसी वोलेटिलिटी रिड्यूसिंग फिस्कल ऑटोनॉमी। रुपए की शदीद उतार चढ़ाव हुकूमती बजट, इंपोर्ट बिल, उसके बाद कर्जे की अदायगी और मालियाती मनसूबाबंदी को गैर यकीनी बना देती है। जब करेंसी मार्केट दबाव में हो तो माशी फैसले आज़ाद नहीं रहते और बैरूनी फाइनेंसिंग पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ जाता है। नंबर 3 पॉइंट वो है रिड्यूस सोशल स्पेंडिंग ड्यू टू ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी कहते हैं सादी ज़िंदगी। कफ़ायत शहरी प्रोग्राम के तहत तालीम, सेहत, सोशल सिक्योरिटी और तरक्याती अखराजात कटौती का शिकार होते हैं। हुकूमतें ज़्यादातर खर्च, कर्जे की अदायगी, सब्सिडी, रिफॉर्म्स और खसारा कम करने पर तवज्जो देती हैं, जिससे इंसानी तरक्की और अवामी फलाह शदीद मुतासिर होती है। नंबर 4 है फॉरेन इन्फ्लुएंस इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। एनर्जी, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में गैर मुल्की असर व रसूख बढ़ जाता है, जहां सरमायाकारी, कर्ज और डिपॉजिट्स के बदले मुल्क अहम पॉलिसी फैसलों में बैरूनी मशावरत भी कबूल करता है और ये सूरत हाल माशी और जगराफाई खुदमुख्तियारी पर वाज़िया असर डालती है।
उसके बाद नंबर जो 5वां थ्रेट है वो है डिपेंडेंसी साइकिल डीपन्स इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी। बार बार कर्ज लेने, रोल ओवर की दरखास्तों और नए प्रोग्राम्स के बहस पाकिस्तान एक ऐसे इन्हिसारी चक्कर में फंस चुका है, साइकिल में फंस चुका है, जहां पुराना कर्ज नए कर्ज से अदा होता है कि पाकिस्तान को अपना पुराना कर्ज पे करने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। ये चक्कर इकोनॉमिक वीकनेस, अनसर्टेनिटी और पॉलिसी पाबंदियों को बढ़ाता है। ये तो हो गए आपके थ्रेट्स टू इकोनॉमिक सोवरेनिटी। अभी हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ टू मेंटेन सोवरेनिटी, कि जो हम लोन लेते हैं उसको हम अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन फॉर स्टेबल इनफ्लो। पाकिस्तान को आईटी की महदूद बरामदात से निकलकर एग्रो वैल्यू चेन्स, मॉनिटरिंग और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में तनूब लाना ज़रूरी है। ये मुसलसल ज़र मुबादला, माल इस्तेहकाम और बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करके पॉलिसी खुद मुख्तियारी को मजबूत करता है कि हमें जो उनसे लोन आता है उससे हमें एक्सपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए फॉर स्टेबल इनफ्लो चाहिए। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है एनर्जी एंड एसईओ रिफॉर्म्स रिड्यूसिंग फिस्कल बर्डन। तवानाई के जो नुकसानात हैं और लाइन्स लॉसेस और गैर मुसर सरकारी इदारे मुसलसल कर्जे बढ़ाते हैं। मजबूत रिफॉर्म्स तवानाई में मुतबादिल निजकारी और गवर्नेंस शफाफियत से सर्कुलर डेप्ट कम होगा और माशी फैसलों में खुद मुख्तियारी बढ़ेगी। कि जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि हम एनर्जी जो है इसको लैंड लाइसेंस को कम करें, एसईओ रिफॉर्म ले गए हैं। उसके बाद है बैलेंस डिप्लोमेसी विद ऑल लैंडर्स। पाकिस्तान को चीन, गल्फ स्टेट्स, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के साथ इक्वल तल्लुकात बनाने चाहिए ताकि कोई एक मुल्क या इदारा पॉलिसी डिक्टेट ना कर सके और स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी हमारी महफूज रहे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान सिक्योर्ड 9 बिलियन मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल सपोर्ट थ्रू डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी। पाकिस्तान secured 9 billion multilateral and bilateral support through diversified diplomacy between financial year 2023 to 24। उसके बाद है डोमेस्टिक रेवेन्यू एक्सपेंशन फॉर ऑटोनॉमी। टैक्स नेट वसी करना है, स्टेट बैंक की रेगुलेशन मजबूत करना, स्मगलिंग रोकना और डिजिटल टैक्स सिस्टम लाना पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंस फंडिंग्स पर इन्हिसार कम करने में मदद देता है, जिससे माशी फैसलासाजी ज़्यादा आज़ाद होगी। इंडोनेशिया boosted domestic revenue by 3% of GDP through digital reforms। तो ये केस स्टडी इसके लिए है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो इंडोनेशिया boosted domestic revenue by 3% of GDP through digital reforms, और यह है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर बफर्स। मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चीन और जो सार्क ममालिक के साथ तजारत, तवानाई कॉरिडोर्स और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने से पाकिस्तान की माशी झटके कम होंगे और रीजनल सपोर्ट बतौर माली बफर इस्तेमाल हो सकेगा। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया कासा 1000 एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स कैन सेव $2 billion एनुअली इन एनर्जी इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये तो होगी अपॉर्चुनिटीज कैम के लिए कौन अपनी सोवरेनिटी मेंटेन के लिए कौन कौन से तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करें, एनर्जी रिफॉर्म ले गए, बैलेंस डिप्लोमेसी करें, डोमेस्टिक रेवेन्यू एक्सपेंशन करें और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से एक्शन पर अमल करें
कि हम जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसको कम कर सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिवेल्प नेशनल डेप्ट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नेशनल डेप्ट प्लानिंग तैयार करनी चाहिए जो रीपेमेंट शेड्यूल, मुतबादिल फाइनेंसिंग, खतरे की तशखीस और सूद की शरह के असरों को मद्देनज़र रखे। इससे पॉलिसी जो होगी खुद मुख्त इंडिपेंडेंस और माली इस्तेकाम बढ़ाएगी। नंबर 2 है वो है एक्सपेंड टैक्स बेस थ्रू स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। टैक्स नेट को वसी करने के लिए रेवेन्यू इस्लाहात, डिजिटल टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और एंटी स्मगलिंग स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। इससे जो हमारी इंपोर्ट हैं वो कम होंगी और हुकूमत के लिए उससे हमें फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कम होंगी तो हमें कम लोन लेना पड़ेगा। नंबर 3 है फिक्स एनर्जी सेक्टर एंड रिड्यूस सर्कुलर डेप्ट। एनर्जी के जो लॉसेस हैं उसके नुकसान, गैर मौसरी इदारे और टैरिफ अदम तवाज़न सर्कुलर डेप्ट बढ़ाते हैं। मुतबादिल अल्टरनेटिव एनर्जी, निज प्राइवेटाइजेशन, बेहतर वसूली और इस्लाहात से यानी रिफॉर्म से कर्ज का बोझ कम होगा और मालियाती खुद मुख्तारी मजबूत होगी। नंबर 4 जो स्टेप है वो है एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए सनती तरक्की, एग्रो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर सब्सिडीज़ और टैक्स से मराहत देनी चाहिए। ये हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा इजाफा करेगी, कर्जे की तलब कम और माशी खुद मुख्तारी बढ़ाएगी, क्योंकि जब हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे कमाएंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में पैसे ज़्यादा होंगे तो इंपोर्ट के लिए हमें फिर लोन नहीं लेना पड़ेगा। और जब हमारे पास कमाए हुए पैसे ज़्यादा होंगे तो हम उनको फिर पेमेंट्स के लिए भी, लोन के लिए भी देख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट लोन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेप्थ रिपोर्टिंग। हर कर्जा और माली मुआहदे की शफाफियत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। अवाम और पार्लियामेंट के लिए रिपोर्टिंग से गैर ज़रूरी अखराजात, शराइत के ख़िलाफ़ फैसले और माली गैर यकीनी कम होगी, जिससे माशी खुद मुख्तियारी और अतमाद मजबूत होगा। और लास्ट जो इसका एक्शन पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो है डाइवर्सिफाई फाइनेंसिंग टूवर्ड नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। पाकिस्तान को कर्ज पर इन्हिसार कम करने के लिए सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और सरमाया, एफडीआई, ग्रांट्स पर मबनी वसाइल इस्तेमाल करने होंगे। इससे पॉलिसी आज़ादी, जो हमारी पॉलिसी है वो आज़ादा न बढ़ेगी और बार बार कर्जा लेने का चक्कर कम होगा। हम बार बार जो हमें अपने फैंसी रोल नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यानी जो कौन कौन से हैं, पहला है सिक्योरिटीज़, उसके बाद बॉन्ड्स और सरमाया एफडीआई पे डिपेंड करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया हमारे एक्शन, फ्यूचर वे फॉरवर्ड ले लें, सोल्यूशन ले लें, जो भी वो कहते हैं नीड रिफॉर्म्स ले लें। ये तो होगी आपकी डेप्ट क्राइसिस को कम करने के लिए। अब हम कर जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन आपका हमेशा बैलेंस और वे फॉरवर्ड होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है वो है सॉवरेनिटी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फाउंडेशन। किसी भी मुल्क की इकनॉमिक और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उस वक्त बरकरार रह सकती है जब उसके इदारे मजबूत हों, इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो और पॉलिसी साजी में शफाफियत और स्टेबिलिटी पाई जाए। नंबर 2 एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजेबल विद रिफॉर्म्स। कर्ज का बोझ तब ही माशी खुद मुख्तारी पर असरअंदाज नहीं होता जब हुकूमती इस्लाहात के ज़रिए आमदनी बढ़ाई जाए, तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाह की जाए और मालियाती निज़ाम मजबूत हो। उसके बाद नंबर 3 है वो है बैलेंस पार्टनर इंश्योर स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई और
दीगर ममालिक के साथ मतवाज़िन तल्लुकात से पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में आज़ादी बरकरार रख सकता है और किसी एक फरीक के दबाव में नहीं आता। नंबर 4 है सस्टेनेबल इकनॉमिक्स की टू ऑटोनमी। मजबूत माशत एक्सपोर्ट्स की तरक्की, तवानाई के शोबे में रिफॉर्म और मालियाती इकनॉमिक स्टेबिलिटी ये से न सिर्फ कर्ज का बोझ कम होगा बल्कि लॉन्ग टर्म ऑटोनमी और तरक्की मुमकिन होगी। जो कहता है मजबूत माशत एक्सपोर्ट्स की तरक्की, तवानाई के शोबे में रिफॉर्म और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से न सिर्फ कर्जा कम होगा बल्कि लॉन्ग टर्म ऑटोनमी और तरक्की की ग्रोथ भी मुमकिन होगी। ये हो गया आपका कंक्लूजन। अभी हम देखते हैं इसका रैपिड फायर एमसीक्यूज यानी इसका शॉर्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर। विच फैक्टर मोस्ट रिड्यूस पाकिस्तान इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। कौन सा विच मोस्ट रिड्यूस फैक्टर जो पाकिस्तान कहते हैं वो एक्सटर्नल डेप्थ है। नंबर 1 विच IMF डिमांड कॉजेज पोलिटिकल बैकलैश। कौन सी डिमांड है जो पोलिटिकल बैकलैश को करती है। उसके बाद है विच बायलैटरल पार्टनर गिव्स ऑयल ऑन डेफर पेमेंट्स। डेफर डिले पेमेंट्स से वो सऊदी अरेबिया है। आपने सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको पक्के अच्छे तरीके से याद हो जाए आंसर। मेंटेन स्ट्रक्चर काज ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ ग्रोथ। मेन स्ट्रक्चर काज ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ ग्रोथ के मेन स्ट्रक्चर काज कौन सी है बैरूनी कर्जा बढ़ने की। विच रिफॉर्म इज क्रूशियल फॉर ऑटोनमी के ऑटोनमी गेन करने के लिए कौन सी रिफॉर्म क्रूशियल है। ये तो थी आपकी CSR 2026 के लिए एक्सटर्नल IMF की जो वो कर्जे हैं और जो ऑटोनमी का जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे लिंक है तो आपने इसको इस तरह अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह आपको इंशाल्लाह 20 में से 15 मार्क्स मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।